माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये स्लोली ग्रो कर सकते हैं और जब हम इनको कल्चर करते हैं तो उसके लिए ख़ास मीडिया की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं लोएनस्टीन जेनसन मीडियम। और ये ओब्लिगेट एरोबिक होते हैं और अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ में डिजीज़ काज कर सकते हैं। हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जैसे अपर लोब ऑफ लंग हो गया और किडनी हो गया। और ये एसिड फास्ट बेसेलाई हैं। एसिड फास्ट बेसेलाई क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जब हम इनको स्टेन करते हैं तो ये कार्बोल्फ्यून स्टेन को रिटेन कर सकते हैं। कार्बोल्फ्यून स्टेन को क्यों रिटेन कर सकते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। अब माइकोलिक एसिड क्या होता है? ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी रेंज C78 से C90 तक होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये रेजिस्टेंट टू एसिड्स और अल्कलीज होते हैं और ये रेजिस्टेंट टू डिहाइड्रेशन भी होते हैं। लैब डायग्नोसिस, लैब में हम इनको मुख्तलिफ तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। एक तो इस तरह के जो स्पूटम है उसकी हम एसिड फास्ट स्टेनिंग कर लें। जब उसकी एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे तो इसी तरह ये बेसिलस रॉड्स नज़र आएंगे। दूसरा, हम इनको कल्चर मेथड के थ्रू भी डायग्नोज कर सकते हैं। वो इस तरह के दो तरह के मीडियम यूज़ कर सकते हैं हम। एक तो हम लोएनस्टीन जेनसन मीडियम यूज़ करके, जब इस मीडियम को यूज़ करेंगे तो हम इसकी ग्रोथ देखेंगे अप टू 8 वीक्स। या हम लिक्विड बैक्टिक मीडियम को यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड बैक्टिक मीडियम को जब हम यूज़ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 2 वीक्स तक रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है या नहीं। इसी तरह कल्चर मेथड के थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम नायसिन एंड कैटालेज टेस्ट के थ्रू भी इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नायसिन भी प्रोड्यूस करता है और कैटालेज भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के थ्रू भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए या आरएनए डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के स्ट्रेन्स ड्रग रेजिस्टेंट होंगे उनको हम ल्यूसीफ्रेज ऐसे मेथड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने लेटेंट इन्फेक्शन की डायग्नोसिस करनी हो तो हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक पीपीडी स्कैन टेस्ट, दूसरा आईजीआरए टेस्ट यानी इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे टेस्ट। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि ये दोनों टेस्ट लेटेंट डिजीज़ और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस दोनों में पॉजिटिव आते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन करनी हो तो फिर हम चेस्ट एक्सरे और स्पूटम सैंपल लेते हैं। ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट होता है रिस्पायरेटरी एरोसोल से जो कफिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है और इनकी इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स हैं। ह्यूमन इनका नेचुरल रिजर्वायर है। अब हम देखते हैं इनके इन्फेक्शन की पैथोलॉजी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दो तरह की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक टीएनटी ट्यूबरकुलोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, ये मैक्रोफेज में एनएडी को क्लीव कर देती है जिसकी वजह से मैक्रोफेज की डेथ हो जाती है। दूसरी प्रोटीन ये प्रोड्यूस करते हैं अर्ली सेक्रेटेड एंटीजन 6। ये क्या काम करती है? ये इनेट इम्यून रिस्पांस को कम कर देती है जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की विरुलेंस बढ़ जाती है। अच्छा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये सर्वाइव भी करता है और मल्टीप्लाई भी करता है सेलुलर वैक्यूल्स में जिनको हम कहते हैं फेगोसोम्स। ये सेल्स में एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन। इस प्रोटीन की वजह से फेगोसोम्स फ्यूज़ नहीं हो सकते। जब फेगोसोम्स फ्यूज़ नहीं हो सकते तो वो लाइसोसोम्स के डिग्रेडेटिव इंजाइम्स जो होते हैं उनके इफ़ेक्ट से बच जाते हैं। अच्छा, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये दो तरह के लियन प्रोड्यूस करता है। एक को हम कहते हैं एक्सुडेट लियन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। दूसरे लियंस को हम कहते हैं ग्रेनुलोमेटस लियंस जो मुश्तमिल होता है लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स के ऊपर जिनको सराउंड कर रहे होते हैं एपिथेलॉइड सेल्स। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक विरुलेंस फैक्टर है जिसको हम कहते हैं कॉर्ड फैक्टर जो ग्रो करता है सर्पेंटाइन कॉर्ड लाइक पैटर्न में। अच्छा, एक और चीज़ आखिर में देख लें कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसके एक सेल वॉल में एक लिपिड होता है जिसको हम कहते हैं पिथियोसिरल डाइमाइकोसिरोसेट। पैथोलॉजी का ये चार्ट देख लें। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पायरेटरी रूट के थ्रू लंग्स तक पहुंच गया और गुहन फोकस बन गया।
इसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की 4 फेट्स हैं। फर्स्ट ये कि इसकी हीलिंग हो जाए फिब्रोसिस के ज़रिए, तो पर्सन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब भी हम इस पर्सन का ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट या हम जिसको हम कहते हैं पीपीडी स्किन टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव क्यों आता है? वो डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से पॉजिटिव आता है। सेकंड फेट ये है कि इसमें प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ हो जाए। प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ भी उन पर्सन में होगी जो HIV इन्फेक्टेड होंगे या माल न्यूट्रिटेड होंगे, और एंड रिजल्ट डेथ होगा। थर्ड फेट ये है कि इसमें सीवियर बैक्टीरिया हो जाए। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल जाए, जिसका नतीजा ये निकलेगा मिलरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी। मिलरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? मिलेट साइज्ड ग्रैनुलोमास बन जाते हैं लंग्स में, लीवर में, स्प्लीन में, बोन में, किडनी में, स्पाइन में, डिफरेंट ऑर्गन्स में बन जाते हैं, जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है? डेथ। अच्छा, फोर्थ फेट ये है कि जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है वो लिम्फेटिक रूट के थ्रू या ब्लड रूट के थ्रू उसकी डिसिमिनेशन हो जाए, लेकिन ये हो कि डॉर्मेंट या इनएक्टिव ट्यूबरकल बन जाए डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब इनएक्टिव ट्यूबरकल बन गया जिसको हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, और 90% केसेस में यही कुछ होता है। लेकिन इसका खदशा ये रहता है कि इसकी रीएक्टिवेशन हो सकती है एडल्ट लाइफ में, और ये रीएक्टिवेशन भी उन पर्सनस में होगी जो इम्यूनोडेफिशिएंट होंगे, माल न्यूट्रिटेड होंगे, HIV इन्फेक्टेड होंगे, वो पर्सनस। अब याद रहे कि रीएक्टिवेशन जो होगी ये हमेशा अपर लोब में होगी, लंग के। रीएक्टिवेशन लंग के अपर लोब में, यानी सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन लंग के अपर लोब में होगा, जबकि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन लंग के मिडल या लोअर लोब में होगा। गोहन कम्प्लेक्स क्या होता है? गोहन कम्प्लेक्स बेसिकली कम्बिनेशन है गोहन फोकस और पेरीहाइलर लिम्फ नोड्स का। अब गोहन फोकस क्या है? गोहन फोकस लंग के मिडल या लोअर लोब में एक टीबी ग्रेनुलोमा होता है जो एक नोड्यूल बना देता है, उसको हम कहते हैं गोहन फोकस। फैक्टर्स फॉर इन्फेक्शन। उन बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनकी बर्थ ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हाई रेट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हो, या उन पर्सनस में भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो क्लोज कंटेक्ट में आए ऐसे पर्सनस के साथ जो एक्टिव डिजीज़ के पेशेंट हों। होमलेस पर्सनस में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो पर्सन जेल में रहते हैं उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, इंट्रावीनस ड्रग यूज़र जो होते हैं उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, और हेल्थ केयर वर्कर्स में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके इन्फेक्शन के। रिस्क फैक्टर्स फॉर रीएक्टिवेशन। जो एड्स के पेशेंट हों या ड्रग यूज़ कर रहे हों, ऐसी ड्रग्स जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स हों, या ऐसी ड्रग्स यूज़ कर रहे हों जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करती हों, या कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हों, डायबिटीज़ के पेशेंट हों या स्मोकर्स हों, इनमें भी रीएक्टिवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। PPD प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये प्रोटीन्स होती हैं जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में होती हैं। इन प्रोटीन्स को हम एज ए एंटीजन यूज़ करते हैं जब हम PPD स्किन टेस्ट या जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट वो परफॉर्म करते हैं। PPD स्किन टेस्ट हर उस पर्सन में पॉजिटिव आता है जो प्रीवियसली मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्ट हो चुका हो। अब हम इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं? इस टेस्ट को हम इस तरह परफॉर्म करते हैं कि इस टेस्ट में हम PPD को इंट्राडर्मली बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं 48 आवर्स के लिए। उसके बाद हम इंड्यूरेशन जो बनता है उसकी साइज़ मेजर करते हैं, उसका डायमीटर मेजर करते हैं। इंड्यूरेशन का डायमीटर हम कैलिपर से मेजर करते हैं। अगर उसका डायमीटर आए 15 मिलीमीटर, इसका मतलब ये है कि पर्सन में कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगर उसका डायमीटर आए 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि पर्सन में हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी होमलेस पर्सन भी हो सकता है, इंट्रावीनस ड्रग यूज़र है वो, या नर्सिंग होम रेजिडेंट है। अच्छा, अगर इंड्यूरेशन का डायमीटर है 5 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो पर्सन डेफिशिएंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, यानी उस पर्सन को एड्स हो सकती है, या वो ऐसे पर्सन के साथ क्लोज कंटेक्ट में आया है जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। ये टेस्ट यानी PPD स्किन टेस्ट उन पर्सनस में भी पॉजिटिव आता है जिन्होंने BCG वैक्सीन करा रखी हो, लेकिन उसका हमें इस तरह पता चल जाता है कि BCG वैक्सीन के पर्सन में जो इंड्यूरेशन की साइज़ है वो 5 to 10 मिलीमीटर आती है, जो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से डिजीज़ कौन कौन सी होंगी?
पहले तो ये जहन में रख लें कि इससे जो भी डिजीज़ होगी, जो उसके जनरलाइज सिम्टम्स होंगे वो ये होंगे। इसमें फ़ीवर भी होगा, इसमें फटीग भी होगी, इसमें नाइट स्वेट्स भी होंगे और इसमें वेट लॉस भी होगा। अच्छा, जो मेन डिजीज़ ये काज करते हैं वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की जो करैक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि इसमें कफ भी होती है और हीमोटाइसिस भी होती है। हीमोटाइसिस मीन जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो ब्लडी स्पिटिंग करेगा। अच्छा, जब हम इस पर्सन का चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो चेस्ट एक्सरे में ये देखें हमें अपर लोब में इनफिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे और उन इनफिल्ट्रेट्स में कैविटी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये देखें हमें एरोहेड के करीब ये कैविटी भी नज़र आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट डिजीज़ ये काज करते हैं स्क्रोफुला। स्क्रोफुला में क्या होता है कि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो स्वोलन हो जाते हैं और नॉन टेंडर हो जाते हैं। ये देख लें, ये पिक में नज़र आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट डिजीज़ ये काज करते हैं एरिथीमा नोडोसम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो टिबिया और फिब्यूला है इसकी जो एक्सटेंसर साइड है, एक्सटेंसर साइड्स के ऊपर टेंडर नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये आपको रेड रेड नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और डिजीज़ ये काज करते हैं मिलरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि इसमें मिलेट सीड साइज्ड ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, लंग्स में भी, लीवर में भी, स्प्लीन में भी, बोन में भी, किडनी में भी, स्पाइन में भी, अदर ऑर्गन्स जहाँ जहाँ मायोबैक्टीरियम फैल जाता है। अच्छा, ये देखें, ये चेस्ट एक्सरे में नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, अब और डिजीज़ ये काज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। ये देखें, ये सीटी स्कैन में देख लें, ये सीटी स्कैन ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस को शो कर रहा है। और डिजीज़ ये काज करते हैं पॉट्स डिजीज़। अब पॉट्स डिजीज़ में क्या होता है, इसमें ये होता है कि थोरेसिक या लंबर स्पाइन जो है इसमें जब ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क या बॉडीज़ हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उनकी जब डिस्ट्रक्शन होती है तो उनकी डिस्ट्रक्शन के बाद कंप्रेशन ऑफ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ये देखें, ये जो इजिप्शियन मम्मी है इसमें की स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस हुई हुई है। और डिजीज़ ये काज करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबर के करेक्टराइजिंग फीचर ये हैं कि इसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है और डायरिया भी होता है। और मेन साइट कौन सी है, इलियोसिकल रीजन में ये होती है। मेन साइट पूरे जीआई ट्रैक में इलियोसिकल रीजन मेन साइट है। और डिजीज़ ये काज करते हैं ओरोफिरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस। ओरोफिरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस में ये होता है कि इसमें मेनली पेनलेस अल्सर हो जाता है। अच्छा, बाकी जनरलाइज सिम्टम्स उसी तरह होंगे। और डिजीज़ ये काज करते हैं रीनल ट्यूबरकुलोसिस। रीनल ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, इसमें डिस्यूरिया भी होता है, हिमाटूरिया भी होता है और फ्लैंक पेन भी होता है। लेकिन जो इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है वो है स्टीराइल पायूरिया। स्टीराइल पायूरिया क्या मतलब कि जब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसके यूरिन में वाइट ब्लड सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर।